नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th के केमिस्ट्री के एक चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, यानी कि हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन की हम लोग बात कर रहे हैं। बेटा मैंने इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, इस पे बहुविकल्पी प्रश्नों को भी करा दिया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्नों की, जो कि कितने मार्क्स का होता है बेटा? 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी सूचना देना चाहेंगे बेटा, अगर आप लोग अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहते हो तो राजीव क्वेश्चन बैंक को आप लोग प्रेफर कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग आज के क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आ जाइए जरा। हाँ, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करिए बेटा? निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक, कह रहा है कि वुर्टा जब क्रिया को आपको क्या करना है बेटा? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर हम उर्टा जब क्रिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उर्टा जब क्रिया की बात करते हैं, तो ये जो अपक्रिया होती है ना, ये जो अपक्रिया होती है एल्केन बनाने की अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है बेटा? एल्केन बनाने की अपक्रिया होती है। यह बात आप लोगों को याद रखना होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उल्टा जब क्रिया किस लिए होती है, तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एल्केन बनाने के लिए हम कौन सी अपक्रिया करा सकते हैं, तो आप बता देना उल्टा जब क्रिया। ठीक है बेटा, इसमें क्या लिखा गया है ध्यान दीजिएगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनता है। इस क्रिया को उल्टा जब क्रिया कहते हैं। इसमें बनने वाले एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रति एल्किल हैलाइड की अपेक्षा दोगुनी होती है। माने कि इसमें क्या लेना है बेटा? इसमें आपको क्या लेना है? इसमें एल्काइल हैलाइड लेना है 2 ठो। कितने बेटा? 2 एल्काइल हैलाइड लेना है। और क्या करना है बेटा? इसमें सोडियम धातु को लाना है। कौन से धातु को लाना है? सोडियम धातु को। सोडियम धातु क्या करेगा? एल्काइल हैलाइड में से हैलाइड को हटा देगा। क्या करेगा बेटा? हैलाइड को हटा देगा और अपने साथ जोड़ लेगा हैलाइड को हटाकर। फिर बनेगा क्या? फिर बन जाएगा क्या? दोनों जो एल्काइल हैलाइड थी उसमें से बचा एल्काइल, तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे बेटा? एल्केन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? एल्केन बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसमें कोई एक एग्जांपल की हम अगर बात करें तो ध्यान दो, आपको एल्काइल हैलाइड दिया गया है। कितना मॉलिक्यूल दिया गया है बेटा? 2 एल्काइल हैलाइड आपको दिए गए हैं। कौन सा धातु लाया गया है? सोडियम धातु। और यहां पे एक कैच ये है बेटा, याद करने वाला पॉइंट ये है, यहां पे याद करने वाला पॉइंट ये है बेटा कि जब भी हम एल्काइल हैलाइड से सोडियम धातु की अपक्रिया करा के एल्केन प्राप्त करते हैं तो उस अपक्रिया को कराने के लिए हमें कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। और ये उत्प्रेरक कौन से हैं? शुष्क ईथर। क्या है बेटा? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर इसमें प्रयोग किया जाएगा, तब ये अपक्रिया क्या हो जाएगी बेटा? संपन्न हो जाएगी। तो बनेगा क्या? इसका मैकेनिज्म आपको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 एल्काइल हैलाइड था। हाँ सर, 2 एल्काइल हैलाइड है। एक एल्काइल हैलाइड ये है, एक एल्काइल हैलाइड ये है। ठीक है, सोडियम आया। कौन आया बेटा? सोडियम धातु आया। सोडियम धातु क्या करेगा? इन दोनों की करा देगा, इधर देखो बॉन्ड फार्मिंग, इधर इस तरफ करा देगा बीबी यानी बीएफ मतलब बॉन्ड फार्मिंग, बीएफ मतलब बॉन्ड फार्मिंग, और इनके बीच में करा देगा बीबी। क्या करा देगा बेटा? बीबी यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या करा देगा बेटा? बीबी। तो ये बंध टूट जाएंगे, ये बंध टूटेगा, ये बंध भी टूटेगा, तो ये एल्काइल बन जाएगा, ये भी एल्काइल बन जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। तो 2 एल्काइल जब आपस में बंध बनाएंगे, 2 एल्काइल आपस में जब बंध बनाएंगे तो एल्केन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? एल्केन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरह से ये वाला भी एग्जांपल दिया गया, ध्यान दो। ये देखो आपको मिथाइल क्लोराइड दिया गया है। मिथाइल क्लोराइड में से क्या हुआ भाई? क्लोरीन इसमें से हैलोजन है यानी कि हैलाइड है, और मिथाइल क्या है? एल्काइल है, समूह है। तो भाई क्या करेगा? सोडियम इसमें से क्लोराइड जो हैलाइड है ना उसको हटा देगा और दोनों एल्काइल को आपस में जोड़ के एथेन बना दे रहा है। यानी कि दोनों मिथाइल को आपस में जोड़ के क्या हो जा रहा है भाई? एथेन बना दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें कह रहा है कि आप फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे आपको बात करनी है फ्रैंकलैंड अपक्रिया, तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया जो होती है ना, जो फ्रैंकलैंड अपक्रिया होती है, ये भी एक प्रकार का एल्केन बनाने के लिए होती है। क्या होती है बेटा? एल्केन बनाने के लिए होती है। तो इसमें दिया क्या गया है कि एल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है। एल्काइल हैलाइड में क्या दिया गया है भाई? मेथिल आयोडाइड। अब मेथिल आयोडाइड दिया गया है, प्लस में जिंक है।
ठीक है, प्लस में एक मेथिल आयोडाइड और है। तो जिंक क्या करता है, जिंक ध्यान दीजिएगा इसी में समझा देते हैं। रेड कलर ही ठीक है, ध्यान दीजिएगा जिंक क्या करेगा, आयोडाइड को अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा जिंक, आयोडाइड को अपनी ओर खींचेगा। तो भाई जब खींचेगा तो आयोडीन इस मिथाइल से अलग हो जाएगा, इसमें से भी आयोडीन मिथाइल से अलग हो जाएगा, यानी कि यहां से मिथाइल से इसका रिश्ता टूट जाएगा। और जब ये खींच लेगा तो जिंक के साथ इसका रिश्ता बन जाएगा। ये देखो बन गया ना, जिंक के साथ दो आयोडीन जुड़ गए और ये दोनों बचे मिथाइल मिथाइल, और मिथाइल मिथाइल दोनों आपस में बंध बना के क्या बन गए भाई साहब, एथेन बन गए। क्या बन गए बेटा, एथेन बन गए। ठीक है, ये बात आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए। ठीक, तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है, तो आपको बताना है फ्रैंकलैंड अपक्रिया एल्काइल आयोडाइड से, ध्यान सुनिएगा, एल्काइल आयोडाइड से एल्केन बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसमें जिंक के साथ एल्काइल आयोडाइड की अपक्रिया होती है और उत्प्रेरक शुष्क ईथर लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा, शुष्क ईथर लिया जाता है। ठीक है ना, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही। चलिए आइए थर्ड नंबर की हम बात करें बेटा, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करिए बेटा, आपसे कह रहा है कि वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया पे आप क्या कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भाई साहब अगर हमें वोल्टेज अपक्रिया की बात करनी, वोल्टेज फिटिंग की बात कर रहा है, ठीक है बेटा, वोल्टेज फिटिंग की अपक्रिया की बात करता है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात क्या करिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया बेंजाइल आयोडाइड से टॉलुइन बनाने के लिए होती है। क्यों होती है बेटा, बेंजाइल आयोडाइड से टॉलुइन बनाने के लिए होती है। तो ध्यान दीजिएगा, बेंजाइल हाइलाइड मुझे बोलना चाहिए था, आयोडाइड नहीं, बेंजाइल हाइलाइड से क्या बनाने के लिए होती है बेटा, टॉलुइन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेंजाइल हाइलाइड है और इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना, या फिर बेंजिल ब्रोमाइड जिसको कह सकते हो, ब्रोमो बेंजीन को क्या कह सकते हो भैया, बेंजिल ब्रोमाइड कह सकते हो। और इसमें भी क्या लगेगा भाई, सोडियम धातु लगेगा और यहाँ पे क्या दिया गया, ब्रोमोमेथेन दिया गया है। अब क्या हो जाएगा बेटा कि ये सोडियम धातु इसके वाले भी ब्रोमीन के साथ और इसके वाले बेंजीन वाले ब्रोमीन के साथ भी अपक्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम ब्रोमाइड। क्या बना देगा बेटा, सोडियम ब्रोमाइड। बाकी बचा क्या, बेंजीन बचा और इसमें का मिथाइल बचा। तो देखो जब भी बेंजीन के साथ मेथिल जुड़ा होता है, जब भी बेंजीन के साथ मेथिल समूह जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, टॉलुइन। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, जब भी बेंजीन के साथ मेथिल जुड़ा होता है तो उसको टॉलुइन कहा जाता है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कि हाइड्रोकार्बन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, C5H12 केवल मोनोक्लोरीकरण उत्पाद बनाता है, हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। ठीक है, चलिए ये कह रहा है से मोनोक्लोरीकरण, यानी कि इसमें एक क्लोरीन का एड ऑन होगा, यानी कि इसमें एक क्लोरीन जुड़ेगा। कितने क्लोरीन जुड़ेगा बेटा, एक क्लोरीन ही जुड़ेगा। तो बन क्या सकता है भाई साहब, क्या बन सकता है, CH3 का होल थ्राइस हो जाएगा। चलिए सूत्र बनाते हैं, एक बार देख लेते हैं बेटा, एक बार बना के देखते हैं। CH3, ठीक है, बॉन्ड, अच्छा रुक जाओ, CH3 का होल 4 है ना बेटा। अच्छा कैसे बनाए इसको, हम इस तरह से बनाते हैं, CH3 बॉन्ड, कितने कार्बन बनने चाहिए बेटा, अगर हम होल 4 कर देंगे बेटा तो ये क्लोरीन कहां से जुड़ेगा इसमें, यहां का कार्बन 4 हो गया, एक कार्बन के साथ तो सारे 4 बंध बन जाएंगे मिथाइल के। यहाँ पे थ्राइस होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, होल थ्राइस। यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, ठीक है, बाकी एक कार्बन के साथ यहाँ पे अगर हम ऐसा कर देंगे तो बंद पूरा नहीं होगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 9, हाँ 9 हो रहा है। बॉन्ड बचा कितना हाइड्रोजन भैया, 12 है ना, 12 है तो 3 हाइड्रोजन बचेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। दिए गए एल्किल हैलाइड का क्वथनांक क्रम क्या होगा, आपसे कह रहा है दिए गए एल्किल हैलाइड का क्वथनांक क्रम क्या होगा, क्वथनांक का क्रम पूछ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपसे कह रहा है क्वथनांक का क्रम, क्या पूछ रहा है बेटा, क्वथनांक का क्रम। एल्काइल हैलाइड आपको दे दिए गए हैं निम्न,
निम्न एल्काइल हैलाइड दे दिए गए हैं और इसमें से आपसे क्वथनांक का बॉइलिंग पॉइंट का क्रम पूछ रहा है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम हाइड्रोजन समूह में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब भी हम हाइड्रोजन समूह में डाउन द ग्रुप जाते हैं भैया तो क्या आता है, पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो ना तो उनका क्वथनांक बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो उनका क्वथनांक बढ़ता जाता है। ठीक है बेटा, इसके लिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था बेटा, हाँ जेड इफेक्टिव पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, उसी कॉन्सेप्ट में है। अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे तो आप फटाफट दिमाग लगा लोगे कि ये इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसी क्रम में दिया भी गया है। अगर हम बात करें, कह रहा है कि इसको क्वथनांक का क्रम क्या होगा, तो भाई ज्यादा किसका आएगा, जो आयोडाइड वाला एल्काइल आयोडाइड होगा, फिर उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड, फिर उसके बाद एल्काइल क्लोराइड, फिर उसके बाद एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो क्या होता है जब क्लोरीन गैस को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उबले टॉल्यूइन विलयन से गुजारा जाता है। हाँ, आपसे कह रहा है कि क्या होता है जब क्लोरीन गैस को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उबले टॉल्यूइन विलयन से गुजारा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, टॉल्यूइन का विलयन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको, आपको टॉल्यूइन दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, टॉल्यूइन। बेंजीन से जुड़ा मिथाइल क्या होता है बेटा, टॉल्यूइन होता है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं बेटा, इसको क्लोरीन गैस से अपक्रिया करा रहे हैं, कब, जब सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्लोरीन जाके इससे जुड़ जाएगा बेंजीन से। ठीक है, किससे जुड़ जाएगा बेटा, बेंजीन से जुड़ जाएगा, बनाएगा क्या, बेंजाइल क्लोराइड बनाएगा। ये तो गलत है, बेंजाइल क्लोराइड बनाएगा। ठीक है बेटा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आपको क्या करना है बेटा, पूर्ण कीजिए कह रहा है। पहला वाला क्या है भैया, आपको दिया है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर इससे बना क्या, अमोनिया बना, क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। बेंजीन के साथ जब एमीन जुड़ा होता है तो इसको एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनिलीन कहते हैं। फिर उसके साथ ध्यान दीजिएगा, जब उसकी दोबारा अब क्रिया कराए किसी के साथ, क्लोरीन के साथ करा दिए तो क्या बन गया भाई, एनिनाइल क्लोराइड, एनिनाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि सेटजेफ नियम तथा हुसेंडीकर अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है। सेटजेफ अपक्रिया जो होती है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेटजेफ अपक्रिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, सेटजेफ अपक्रिया की बात करते हैं, तो इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में होता क्या है, इस केस में जब भी हम एल्काइल हैलाइड को लेते हैं, एल्काइल हैलाइड की अवक्रिया हम कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति तथा किसकी उपस्थिति में भाई, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में। ठीक है, इसको एक नाम और भी देते हैं जब अरे यार, इसको एक नाम और भी देते हैं जब HBr आता है तो मार्कोनी काफ नियम देते हैं, इसको मार्कोनी काफ अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, HBr आता है तो इसको मार्कोनी काफ अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके अपोजिट एक होता है एंटी मार्कोनी काफ, ये मार्कोनी काफ है। ठीक है बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको एल्काइल ब्रोमाइड दिया गया है। ठीक, और किसके साथ, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और किसके, गर्म HBr यानी कि मार्कोनी काफ अपक्रिया कराना है। तो इस केस में मुख्य उत्पाद क्या बनेगा बेटा, इस केस में मुख्य उत्पाद बनता है एल्कीन। क्या बनता है बेटा, ये एल्कीन बनाने की अपक्रिया है। क्या बनाने की अपक्रिया है बेटा, एल्कीन बनाने की अपक्रिया है। फिर उसके बाद दूसरा भी एल्कीन बन जाएगा मतलब इसमें टोटली 2 एल्कीन बन जा रहे हैं। क्यों बन जा रहे हैं भाई, देख लेते हैं संख्या। अच्छा, यहाँ पे 2 लगा है, ये 2 बार है तो भाई 2 बार अपक्रिया होगी। ठीक है, एक बार ये वाला हो जाएगा मुख्य उत्पाद, यानी कि 2 ब्यूटीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले पे है
तो इसका हो जाएगा 1 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा बेटा? 1 ब्यूटीन हो जाएगा। इसका 2 ब्यूटीन, इसका 1 ब्यूटीन हो जाएगा। अब आइए हुसैंडी कारब क्रिया की बात करते हैं। ये तो सेटजेफ नियम का हो गया। अब हम बात करते हैं हुसैंडी कारब क्रिया की। तो जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। यह क्रिया हुसैंडी कारब क्रिया कहलाती है। कह रहा है कि अगर हमें हुसैंडी कारब क्रिया पढ़ना है, समझना है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझने पे फोकस कीजिएगा कि हुसैंडी कारब क्रिया जो होती है जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, चाहे उसमें हम ले लें सिल्वर लवण में सिल्वर क्लोराइड ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं, सिल्वर लवण होना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर क्या भैया? फिर कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन में ब्रोमीन गैस प्रवाहित करने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? आपको पहले बात क्या दिया गया है? सिल्वर के लवण का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं? सिल्वर लवण का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है बेटा? इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा बेटा? सिल्वर एसीटेट। इसका नाम होता है सिल्वर एसीटेट, पर यह है क्या? सिल्वर लवण का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ब्रोमीन को प्रवाहित करते हैं कब? किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में इसमें सिल्वर लवण में हम क्या प्रवाहित करते हैं? ब्रोमीन गैस। तो ब्रोमीन गैस प्रवाहित करने पे हमें क्या देगा बेटा? ये एल्काइल ब्रोमाइड देगा। मेन उत्पाद हमारा क्या है बेटा? एल्काइल ब्रोमाइड। यानी कि ये अब क्रिया कौन सी है? एल्काइल हैलाइड बनाने की। कौन सी अब क्रिया है बेटा? एल्काइल हैलाइड बनाने की ये अब क्रिया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अच्छा, लघुत्री पे आ गए क्या हम लोग? हाँ, लघुत्री पे ही थे, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। इसको, ये लघुत्री का है जो कि 3 मार्क्स का होता है। आप लोग देख ही तो रहे हो। ठीक है बेटा, आप लोग को पता है, देख रहे हो। ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की लघुत्री का। ये 3 मार्क्स का होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है बेटा। अगर हम इसमें बात करें, हेलोएरिन जल में अघुलनशील है। ठीक है भाई साहब, जबकि बेंजीन में घुलनशील है, ऐसा क्यों होता है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें जल की, तो जल में स्वयं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो जल जो है हेलोएरिन में भी क्या होता है बेटा? हेलोएरिन में भी हाइड्रोजन आबंधित अणु होते हैं। ठीक है ना? हाइड्रोजन आबंधित अणु आबंध नहीं बनाते हैं, मतलब अच्छा कोई बात नहीं, इसमें भी भाई साहब होते हैं। वो दूसरी बात कह रहा है, मुझे लगा गलत हो जाएगा वो। सही है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम हेलोएरिन की बात करें तो इसमें भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसीलिए जल इसके साथ बंध नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर बंध बना लेता तो हेलोएरिन को जल क्या कर देता? तोड़ देता। पर अगर हम बात करें हेलोएरिन को जब हम बेंजीन में घोलते हैं, किसमें घोलते हैं बेटा? बेंजीन में घोलते हैं तो क्या करेगा बेटा? बेंजीन क्या है भाई साहब? बेंजीन, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन जो होता है ना, एक प्रबल विलायक होता है। क्या होता है बेटा? प्रबल विलायक होता है। किसी को भी घोल सकता है, किसी को भी वो घोल सकता है। ठीक है बेटा। और वो करेगा क्या? हेलोएरिन के हाइड्रोजन को छीन लेगा। बचेगा क्या बेटा? क्या बचेगा बेटा? एरिन बचेगा। हेलोएरिन में क्या बचेगा? सिर्फ एरिन बचेगा और हाइड्रोजन को छीन लेगा बेंजीन। तो बेंजीन क्या बन जाएगा भाई साहब? बेंजाइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि उससे बंध तोड़ देगा। तो भाई किसी के कोई बंध तोड़ रहा है तो उसको अपने में घोल रहा है। क्या कर रहा है बेटा? अपने में घोल रहा है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आर्थो तथा मेटा आइसोमर की तुलना में पैराडाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च है और जल में कम घुलनशील, ऐसा क्यों है भाई साहब? कह रहा है कि आर्थो तथा मेटा आइसोमर किसका कह रहा है? बेंजीन के लिए। चलिए, जैसे हमें बनाना है हम बना देते हैं आर्थो मेटा पैरा, सभी एक बार फिगर बना देते हैं। चलिए देखते हैं आगे होगा, एक बार पढ़ लेते हैं तो आगे फिगर दिखा के आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है बेटा, बनाने से क्या मतलब है, आगे दिया ही गया होगा। ठीक है बेटा, एक अच्छा चेक भी कर लूं, नहीं तो कहीं ना दिया गया हो। ओ नहीं दिया।
नहीं दिया गया, बनाना पड़ेगा मुझे। आइए ध्यान दीजिएगा, आर्थो की बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आर्थो की। तो आर्थो पे जब यहाँ पे कोई चीज जुड़ा होता है, मान लीजिए यहाँ पे जोड़ दिया है NO2 को, किसको जोड़ दिया है? NO2 को, ये आर्थो हो गया। क्या हो गया? आर्थो हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं मेटा की। किसकी बात करते हैं बेटा? मेटा की बात करते हैं। अब यहाँ पे NO2 जोड़ दिए तो मेटा हो गया, ठीक है। अब बेंजीन में हम क्या करते हैं भैया? बेंजीन में हम यहाँ पे NO2 जोड़ दे तो ये हो जाएगा पैरा। ये आर्थो है, ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, और ये होता है पैरा। क्या होता है बेटा? ये पैरा होता है, ठीक है बेटा। ये आर्थो ऊपर वाला है, ये वाला मेटा है, वो पैरा है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि पैरा आइसोमर संरचना में अधिक सरल है जिसके कारण अंतर आणविक बल उच्च होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसमें क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है, एक बार ध्यान से फिर से पढ़ते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, आर्थो तथा मेटा आइसोमर की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, एक मिनट, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है हमें, नाइट्रो नहीं बनाना है। डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरो, यहां पे भी हमें डाइक्लोरो बनाना पड़ेगा। डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, नाइट्रो नहीं लेना है, यहाँ पे भी डाइक्लोरो कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च है और जल में कम घुलनशील, ऐसा क्यों है भाई साहब? पैरा आइसोमर, अगर हम पैरा आइसोमर की बात करते हैं इसकी, ठीक है, संरचना में अधिक सरल है, ठीक है, वो अधिक सरल है। और अगर हम बात करें, अच्छा, उसका आइसोमर भी आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सिर्फ पैरा पे है। अगर आप आर्थो की बात करते हैं ना, आर्थो की बात करते हो तो आर्थो इधर भी है, इधर भी है। मेटा की बात करोगे, मेटा इधर भी है, इधर भी है। लेकिन पैरा की बात करोगे तो इसका सिर्फ एक ही पोजीशन है, इसीलिए उसका क्या है बेटा? उसकी सरल संरचना होती है, ठीक है, जिसके कारण अंतर आणविक बल उच्च होते हैं, उसके बीच में अंतर आणविक बल बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर आणविक बल जो होते हैं ना, वो सरल बंध होते हैं। परिणाम स्वरूप पैरा आइसोमर का गलनांक उच्च होता है। परबल अंतर आणविक बल होने के कारण अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है भैया। उसके बीच में क्या होता है भाई? उसके बीच में परबल अंतर आणविक आकर्षण बल रहते हैं, जिसके कारण अगर हमें उसको तोड़ना है या गलाना है, घुलनशील बनाना है, तो हमें काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। पर अगर हम इन सब की बात करें, इन सब की बात करें तो इनके बीच में परबल आणविक आकर्षण बल नहीं बन पाता है, जिसके कारण इनको घोलना बहुत ही आसान होता है, ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक है, मैंने आपको बताया डिटेल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वें नंबर की हम बात करते हैं। आपको क्या दिया गया है बेटा? आपको यह दिया गया है, हाँ, इसमें ये आपका क्या है बेटा? ये है बेंजील क्लोराइड। पर बेंजील क्लोराइड बनेगा क्यों? बेंजील मिथाइल क्लोराइड है बेटा। ये बेंजील मिथाइल क्लोराइड है। इसके यौगिकों के संभावित समावयवों में बेंजीन वलय है। किस समावयव में? कार्बन बंध क्लोरीन आबंध दुर्बल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसके बीच में दुर्बल होगा बेटा? किसके बीच में दुर्बल होगा? ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में दुर्बल होगा और इसके बीच में, इस वाले में नहीं होगा। इसमें अभी जैसे हमने नाइट्रो के लिए बताया था, उसका सेम ही है। ध्यान दो, आर्थो, ठीक है, पोजीशन भी दी गई है। ये आर्थो है, ये वाला मेटा है, वो पैरा है। क्लोरोटालुइन में कार्बन और क्लोरीन आबंध द्विबंध गुणधर्म संकरण के कारण दर्शाता है, ठीक है, ये तो बात सही है। इसके विपरीत बेंजाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन आबंध एकल आबंध दर्शाता है। इसके विपरीत बेंजाइल क्लोराइड में अगर हम बात करें, कार्बन क्लोरीन आबंध एकल बंध दर्शाता है। हाँ दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे द्वि आबंध क्यों कह रहे हैं भैया? किसके बीच में कह रहे हैं? क्लोरोटालुइन में, ठीक, क्लोरोटालुइन है, क्लोरोटालुइन आबंध द्वि आबंध गुणधर्म, यहाँ पे क्लोरोटालुइन नाम दे रहा है। अच्छा, नाम सही तो है, सही है। और यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड कह रहा है। ये क्या मिस्टेक करते हैं यार। इसका नाम भी क्लोरोटालुइन है बेटा, हो जाता है कभी कभार प्रिंटिंग मिस्टेक, तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में आबंध द्वि आबंध गुणधर्म संकरण के कारण दर्शाता है। इसके विपरीत बेंजाइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन आबंध एकल आबंध दर्शाता है। अतः 4 समावयवों में कार्बन क्लोरीन आबंध बेंजाइल क्लोराइड में दुर्बल है। क्या है बेटा? दुर्बल है। चलिए
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो 2023 में पूछे गए क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन 2023 में आपके पूछा गया था बेटा, तो इस साल भी 2024 में भी आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए आप लोग इसको फोकस के साथ अटेंड कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें कहा यह जा रहा है कि हैलोएरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाना है। भैया यहाँ पे फिगर नहीं बनाया है, किसका फिर एग्जाम्पल लूं मैं, चलो एक बार इसको पढ़ देते हैं तो पहले, ठीक है। हैलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, ठीक है बेटा। हैलोएरिन क्या देते हैं बेटा, नाभिक रागी यानी कि अपने नाभिक से ही किसी को हटाएंगे, हैलोएरिन कह रहा है। ओके, हैलोएरिन चलिए कोई भी हैलोएरिन बना देते हैं, इसके नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, अनुनाद के कारण रिजोनेंस होगा, इसमें रिजोनेंस होगा, इसके कारण हैलोएरिन में मेटा स्थिति की तुलना में आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। माइनस आई प्रभाव के कारण हाइड्रोजन परमाणु की, आप लोगों को मैंने शायद माइनस आई प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट आप लोगों को मैंने शायद नहीं पढ़ाया। आइसोमेरिज्म प्रभाव यानी कि ऋणात्मक आइसोमर प्रभाव, धनात्मक आइसोमर प्रभाव, यानी कि ऋणात्मक समावयव प्रभाव और धनात्मक समावयव प्रभाव मैंने आप लोगों को शायद नहीं पढ़ाया है। चलिए हम इसका किसी दिन एक अलग सा शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है बेटा। पर इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। माइनस आई प्रभाव के कारण हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है, इसलिए बेंजीन की तुलना में वलय कुछ मात्रा में निष्क्रिय हो जाती है, अतः हैलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद होती है। हैलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद होती है। यहाँ पे SN1 SN2 के बारे में जिक्र ही नहीं किया है बेटा। हैलोएरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं अनुनाद, अच्छा सिर्फ समझाना है, ओके कोई बात नहीं है। हैलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, अनुनाद के कारण हैलोएरिन में मेटा स्थिति की तुलना में आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण माइनस आई प्रभाव बढ़ जाता है। फिर क्या हो जाता है भाई, परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की हो जाती है, यानी कि ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये वाले भी ये नहीं करेगा मैंने, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसको कहते हैं मेटा, और ये वाला भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, ठीक है बेटा, बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है बेटा, ये आसानी से नाभिक रागी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, नाभिक रागी हो जाते हैं, यानी कि ये क्या कर देंगे भाई, क्लोरीन को छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बना लेंगे, बंध बना लेंगे, ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक है, चलिए आगे बात करें, आगे बात किया जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। हाँ आगे बात करते हैं। हैलोएल्केनो की दो धातुओं से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखना है। चलिए ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि हैलोएल्केनो की दो धातुओं से अभिक्रिया, कौन कौन से धातु के साथ पहले हम करा देते हैं। देखो पहला आपको दिया गया मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बना लेगा भाई, क्या बना लेगा ये, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, क्या बना लेगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ईथर रहेगा फिर भी। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैलोएल्केन दिया गया है, सोडियम धातु की उपस्थिति, सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे ईथर की उपस्थिति में, तब ये बना देगा क्या भाई, एल्केन बना देगा, एल्केन बना दे रहा है। ये क्या है भाई, एल्केन बनाने की एक विधि है, इसका हम क्वेश्चन डन कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है बेटा, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग अगर अपने क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करना चाहते हो, और भी क्वेश्चन, मतलब ऐसा होता नहीं कि हमको क्वेश्चन दिया जाए हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, राजीव क्वेश्चन बैंक को
आप लोग घर मतलब बाजार से या फिर घर बैठे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ठीक है बेटा, जिससे आप लोग अपने क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके अपने बोर्ड के एग्जाम में धमाल मचा सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सब करते रहिए अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।